हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसलेशन की प्रोसेस के बारे में। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को ट्रांसलेशन में ये बताया था कि एमआरएनए की स्ट्रक्चर क्या होती है, एमआरएनए में कौन कौन से साइट्स होते हैं जो क्या क्या काम करते हैं। जैसे प्रोकैरियोट के केस में एक मैंने आपको बताया था AGG यू सीक्वेंस, जिसे शाइन डेलगर्नो सीक्वेंस कहते हैं। अब इस शाइन डेलगर्नो सीक्वेंस की अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है। फिर उसके बाद में हमने अलग से बात करी थी कोजेक सीक्वेंस की। टीआरएनए के अंदर डी लूप का क्या काम है, टी साई सी लूप का क्या काम है, एंटीकोडोन लूप का क्या काम है, असेप्टर आर्म का क्या काम है, ऐसे करके बहुत सारी चीजें अपन ने बात करी थी। राइबोसोम्स की कौन सी यूनिट में कौन सा आरआरएनए होता है, कितने प्रोटीन होते हैं, उनके क्या फंक्शंस है, ऐसी छोटी छोटी बातें करी थी। आज के सेशन में हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन के प्रोसेस के बारे में, किस तरीके से ट्रांसलेशन होता है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर एक बात बोली थी, आप किसी भी प्रोसेस की रिक्वायरमेंट समझते जाओगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली सारी चीजें समझ में आएगी। बस रिक्वायरमेंट सही तरीके से समझ में आ जाए तो सब समझ में आता है। ट्रांसलेशन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स 5 स्टेप्स के अंदर हम पढ़ेंगे। सबसे पहला स्टेप होता है, आप लिखना मत, ये अभी डिटेल में आगे आएगा तब लिखना। सबसे पहला प्रोसेस होता है एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड एंड चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए एक एंजाइम है जिसका नाम है अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। उस एंजाइम की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि उसके पास में 2 इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं, सही एमआरएनए को सही अमाइनो एसिड को पहचानना और सही टीआरएनए के ऊपर उसे चार्ज करना। ये बड़ी जिम्मेदारी होती है। उसके पास में एक प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी होती है, कैटेलिटिक साइट होती है, एडिटिंग पॉकेट होता है, उसकी मदद से वो सही सही काम करता है। जब एक टीआरएनए पर सही अमाइनो एसिड जुड़ जाएगा तो अब इनिशिएशन करने की जरूरत है। इनिशिएशन भी ऐसे आसानी से नहीं होगा, इसके लिए चाहिएंगे इनिशिएशन फैक्टर्स। इनिशिएशन फैक्टर 1, 2, 3 ऐसे बहुत सारे चाहिएंगे। फिर उसके बाद में आता है इलोंगेशन। इलोंगेशन के अंदर वापस से इलोंगेशन फैक्टर्स चाहिएंगे। फिर उसके बाद में टर्मिनेशन आता है, टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन के अंदर टर्मिनेशन फैक्टर्स हैं, वो चाहिए होते हैं। और लास्ट में आता है राइबोसोम रिसाइक्लिंग। राइबोसोम रिसाइक्लिंग, ठीक है। ये तो हो गई प्रोटीन सिंथेसिस तक की बात। अब यदि हम फंक्शनल प्रोटीन के हिसाब से बात करें तो फिर बाद में पोस्ट ट्रांसलेशन चेंजेस होते हैं। पोस्ट ट्रांसलेशन चेंजेस, पोस्ट ट्रांसलेशन चेंजेस के अंदर क्या आता है, जैसे प्रोटीन फोल्डिंग। एक तो प्रोटीन की फोल्डिंग होना जरूरी है। दूसरा, यदि कोई डाइसल्फाइड बॉन्ड बन रहा हो तो वो डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन है, वो जरूरी होता है। फिर उसके बाद में यदि कोई और मॉडिफिकेशन करना हो, फॉस्फोराइलेशन, डीफॉस्फोराइलेशन, कोई मिथाइलेशन, कुछ भी करना हो तो वो किया जाता है। फिर उसके बाद में बनता है फंक्शनल प्रोटीन। फंक्शनल प्रोटीन, ये प्रोसेस पूरी की पूरी जो है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है एज कंपेयर टू ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि यहां बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनका कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। चलिए बात करते हैं। अब हम क्या करेंगे, प्रोकैरियोट्स के अंदर जो प्रोटीन बायोसिंथेसिस है उसको 5 स्टेज के अंदर डिवाइड करेंगे।
आपको ऐसे बिल्कुल भी रटने वाली बात नहीं होगी कि भाई ये स्टेप को आप सिक्वेंशियली लर्न करो ना, ऐसा कुछ नहीं है। समझाने के पर्पज से इसको 5 स्टेप में डिवाइड किया। जैसे मैंने आपको ये स्टेप और ये स्टेप अलग बताया, बुक्स के अंदर ये दोनों स्टेप एक साथ लिखे होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक एक करके शांति से समझते जाइए। देखो सबसे पहला स्टेप यह है एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। पहला स्टेप हो गया। इसके लिए क्या क्या चाहिए? एक तो चाहिए 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड, और इसमें से भी यदि हम सबसे फर्स्ट की बात करें तो इनिशिएटर अमाइनो एसिड मैथियोनिन चाहिए, बाकी भी चाहिए। फिर उसके बाद में 20 डिफरेंट एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज चाहिए। ये एंजाइम सही अमाइनो एसिड को पहचानेगा, सही टीआरएनए को पहचानेगा और फिर आगे की प्रोसेस होगी। लगभग 32 या इससे भी ज्यादा टीआरएनए चाहिए होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि कई बार आइसो एक्सेप्टिंग टीआरएनए होते हैं। जैसे सेरीन के 6 कोडोन होते हैं, तो 6 कोडोन के लिए अलग अलग टीआरएनए चाहिए, तो वहां पर कितने सारे टीआरएनए लग गए। हर अमाइनो एसिड का टीआरएनए अलग होता है। एक टीआरएनए जिस अमाइनो एसिड का वो उसी के लिए काम करता है। हाँ, एक्सेप्शनल बात अलग हो जाती है। मैग्नीशियम एज को फैक्टर चाहिए, तो ये हो गई रिक्वायरमेंट हमारी पहले स्टेप की। अगर हम इस स्टेप को इनिशिएशन के हिसाब से बात करें तब तो मैथियोनिन चाहिए, मैथियोनिन का टीआरएनए चाहिए, मैथियोनिन का एंजाइम चाहिए। लेकिन ओवरऑल बात करें तो ये स्टेप बार बार काम आएगा, इलोंगेशन के अंदर भी तो काम आएगा ना। तो ये हुआ स्टेज 1। दूसरी स्टेज देखो, इनिशिएशन। स्पेशली इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, इनिशिएशन के लिए एन फॉर्मिल मैथियोनिन टीआरएनए फॉर फॉर्मिल मैथियोनिन चाहिए। यहां नॉर्मल मैथियोनिन है वो काम नहीं आता। मैथियोनिन का जो एन टर्मिनस होता है ना, उस एन टर्मिनस के ऊपर फॉर्मिल ग्रुप जोड़ा जाता है। ये फॉर्मिल ग्रुप जोड़ेंगे तो मैथियोनिन बन जाएगा फॉर्मिल मैथियोनिन, और ये काम में आएगा। मैं बाद में बताऊंगा इस चीज को कैसे होता है ये। तो भाई इनिशिएशन के लिए एक तो चाहिए एन फॉर्मिल मैथियोनिन टीआरएनए फॉर्मिल मैथियोनिन। दूसरा इनिशिएशन कोडोन चाहिए एयूजी, जो शाइन डेल्गर्नो सीक्वेंस के 5 से 10 न्यूक्लियोटाइड डाउन स्ट्रीम में प्रेजेंट होता है, वो एयूजी चाहिए। 30S राइबोसोमल यूनिट चाहिए। ये इनिशिएशन फैक्टर्स चाहिए, इनिशिएशन फैक्टर 1, 2, 3, और जीटीपी चाहिए सेकंड के साथ में। ये जीटीपी सेकंड के साथ में जुड़ी होती है, 3 और 1 को जीटीपी नहीं चाहिए, आगे आएगा सब। फिर उसके बाद में 50S राइबोसोमल यूनिट चाहिए, तो 70S का राइबोसोम कॉम्प्लेक्स बनेगा, और मैग्नीशियम को फैक्टर चाहिए राइबोसोम्स को जोड़ने के लिए। तो ये बातें अपन बाद में करेंगे। स्टेज सेकंड हो गई। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेज इलोंगेशन। इलोंगेशन के अंदर फंक्शनल 70S कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, इसे कहते हैं इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। उसके बाद में बाकी के टीआरएनए चाहिए जो नेक्स्ट साइट के अंदर होते हैं। मैंने आपको बताया था राइबोसोम्स होता है, राइबोसोम्स के अंदर 3 साइट्स होती हैं, अभी और अपन डिस्कस करेंगे उसके बारे में। इलोंगेशन फैक्टर चाहिए टीयू, टीएस और इलोंगेशन फैक्टर जी। इलोंगेशन फैक्टर टीयू, इलोंगेशन फैक्टर टीएस, इलोंगेशन फैक्टर जी। कौन कहां क्या काम करता है वो मैं आपको बता दूंगा। मैग्नीशियम आयन चाहिए। देन नेक्स्ट है टर्मिनेशन एंड राइबोसोम रिसाइकलिंग। टर्मिनेशन के लिए रिलीज फैक्टर चाहिए, रिलीज फैक्टर। ये रिलीज फैक्टर 1, रिलीज फैक्टर 2, रिलीज फैक्टर 3, और ये चाहिए राइबोसोम की रिसाइकलिंग के लिए। इसका नाम है राइबोसोम रिसाइकलिंग फैक्टर। राइबोसोम रिसाइकलिंग फैक्टर,
राइबोसोम रिसाइकलिंग फैक्टर। तो ये इस तरीके के फैक्टर्स चाहिए। इलोंगेशन फैक्टर जी और ये जो इनिशिएशन फैक्टर है IF3 ये यहां भी चाहिए, और इसकी क्या उपयोगिता है वो मैं आपको बताने ही वाला हूं। तो अभी तो आप एक बार ये देख लो, ये चीजें चाहिए। लास्ट स्टेप है जिसके अंदर फोल्डिंग होगी, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होंगे। अब डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोटीन है। हो सकता है कोई प्रोटीन ऐसा हो जिसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने की जरूरत है। अगर है तो वहां पर डाइसल्फाइड बॉन्ड के लिए PPI PDI ये एंजाइम्स चाहिएंगे, और अगर जरूरत नहीं है तो नहीं चाहिएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं, अपन एक एक करके बात कर लेंगे, तो वो सारी चीजें चाहिए। अब आते हैं अपन सबसे पहले अपने स्टेप के ऊपर। जब आपको इनिशिएशन करवाना है तो इनिशिएशन से पहले की ये जरूरत होती है। क्या जरूरत है? एक्टिवेशन ऑफ इनिशिएटर अमाइनो एसिड एंड चार्जिंग ऑफ tRNA। क्लियर हुआ? स्पेशलाइज्ड tRNA होता है जो चार्ज होता है विथ ए मॉडिफाइड मीथियोनिन। कैसे होता है वो समझो आप। इस प्रोसेस में पहला स्टेप है स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1 जो होता है उसमें एक नॉर्मल मैथियोनिन है, नॉर्मल मैथियोनिन। इस नॉर्मल मैथियोनिन के ऊपर ATP जोड़ा जाएगा। एंजाइम का नाम रहने वाला है फॉर्मिल मैथियोनिन एमिनो एसाइल tRNA सिंथेटेज एंजाइम। सुनना ध्यान से। और ये स्टेप में मैथियोनिन का एक्टिवेशन हो जाएगा और ये बन गया अपना मैथियोनिन AMP। ये दोनों के बीच में एक ईस्टर बॉन्ड बन गया है, हाई एनर्जी बॉन्ड होता है ये ईस्टर बॉन्ड बन चुका है। क्लियर? पहला स्टेप कंप्लीट। अब दूसरा स्टेप देखो, स्टेप 2। स्टेप 2 के अंदर जो एक्टिवेटेड मैथियोनिन AMP है इसके ऊपर tRNA फॉर फॉर्मिल मैथियोनिन इनिशिएटर, I का मतलब इनिशिएटर, वो काम आएगा। मैंने आपको बताया था tRNA के स्क्वायर में यदि कोई अमाइनो एसिड का नाम है तो उसका क्या मतलब है। और इस स्टेप के अंदर भी सेम टू सेम यही एंजाइम काम आने वाला है, यही एंजाइम यहां काम आएगा। और जब ये एंजाइम काम आएगा तो भाई ऐसा हो जाएगा अपना कि ये रहा tRNA, ये 5 प्राइम एंड और ये इसका CCA, और इस CCA के साथ में मैथियोनिन जुड़ा है। ध्यान से सुनो मेरी बात को, अभी मैथियोनिन जुड़ा है, नॉर्मल मैथियोनिन है वही जुड़ा है अभी। तो ये हो गई चार्जिंग। लेकिन अब अपने को चाहिए एक स्पेशल एंजाइम, और उस स्पेशल एंजाइम का नाम होता है, उस स्पेशल एंजाइम का नाम होता है मैथियोनिन tRNA ट्रांसफॉर्मिलेज, ये इसका नाम है, ठीक है। ये एंजाइम क्या करता है? ये एंजाइम इस मैथियोनिन के ऊपर फॉर्मेल्डिहाइड ग्रुप जोड़ देता है, और ये ग्रुप जुड़ने के कारण अब ये tRNA कुछ इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर देंगे। अब मैं बार बार यदि CCA ना भी लिखूं ना तो आप प्लीज समझ जाना कि CCA तो होगा ही यहां पे। ये देखो अंतर समझ लो, पहले तो नॉर्मल मैथियोनिन है वो चार्ज किया जाता है, लेकिन उसके बाद में उसे फॉर्मिल मैथियोनिन में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हुआ हमारे पास में फॉर्मिल मैथियोनिन का फॉर्मेशन। किस प्रकार से हुआ है वो आपके सामने आराम से
है। अब उसके बाद में अपन और बातें करते हैं, 2-3 बातें हैं वो मैं आपको काम की यहां पे बता देता हूं। देखो, एक चीज तो ये समझ में आ गई आपको। अब जो ई कोलाई है, इस ई कोलाई के पास में 2 टाइप के टीआरएनए हैं फॉर मैथियोनिन। ध्यान से देखो, एक ई कोलाई है, ई कोलाई के पास में 2 टाइप्स ऑफ टीआरएनए फॉर मैथियोनिन। कौन कौन से 2 टाइप के टीआरएनए हैं मैं बताता हूं। एक तो होता है इनिशिएटर टीआरएनए, इनिशिएटर टीआरएनए, और जो दूसरा होता है वो नॉर्मल टीआरएनए होता है, एक नॉर्मल टीआरएनए। अब आगे की कहानी और सुननी है, समझनी है अपने को। जो इनिशिएटर टीआरएनए होता है, ये टीआरएनए स्लो मूविंग होता है, स्लो मूविंग, बहुत धीरे काम करता है। और ये होता है फास्ट मूविंग, फास्ट मूविंग, जल्दी जल्दी मूव करता है। जो स्लो मूविंग टीआरएनए होता है, नाम ही लिख दिया मैंने, इनिशिएटर टीआरएनए है, ये होता है फॉर इनिशिएशन कोडॉन एयूजी। ये इनिशिएशन कोडॉन एयूजी के लिए होता है। और जो नॉर्मल या फास्ट मूविंग टीआरएनए होता है ना, ये टीआरएनए होता है फॉर इंटरनल एयूजी कोडॉन। जो ओपन रीडिंग फ्रेम के अंदर इंटरनल होगा वो। तो जैसे मान लो मैं mRNA बनाता हूं, ये कोई, ठीक है, यहां पे जो AUG है वो AUG के ऊपर ये वाला टीआरएनए आके जुड़ेगा, और कल को मान लो बीच में कोई और AUG आता है तो उसके ऊपर ये नॉर्मल टीआरएनए आके जुड़ेगा। दोनों के अंदर अंतर क्या है, एक फास्ट मूविंग है, एक स्लो मूविंग है, ये अंतर हो जाता है। तो ये तो हुआ अपना पहला स्टेप कंप्लीट। पहला स्टेप मतलब जो फर्स्ट स्टार्ट कोडॉन होगा, उस स्टार्ट कोडॉन के लिए एक मैथियोनिन चाहिए, लेकिन वो मैथियोनिन स्पेशल होता है, उसे चार्ज करने के बाद में चेंज किया जाता है। अब दोनों की शक्ल देखो एक बार आप, मैथियोनिन की और फॉर्मिल मैथियोनिन की, दोनों की शक्ल देखो। खाली एक फॉर्मेल्डिहाइड ग्रुप का अंतर होता है, बाकी सेम टू सेम होता है। फिर एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो समझने की कोशिश करो। सवाल और सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि जो फर्स्ट अमाइनो एसिड होता है ना, फर्स्ट अमाइनो एसिड ऑफ ऑल प्रोटीन्स, ड्यूरिंग सिंथेसिस या ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, वो होता है मैथियोनिन या फॉर्मिल मैथियोनिन। चलो, फॉर्मिल मैथियोनिन, ठीक है। स्टार्ट इसी से होगा। तो जो पहला अमाइनो एसिड होगा किसी भी प्रोटीन के अंदर, वो होगा फॉर्मिल मैथियोनिन। अब बात यह है कि इन मैच्योर प्रोटीन फर्स्ट अमाइनो एसिड इज ईदर मैथियोनिन और एनी अदर। मेरी बात को समझने की कोशिश करना, ऐसा कैसे हुआ, हाउ डज इट पॉसिबल। जब कभी भी ट्रांसलेशन की शुरुआत होती है तो ट्रांसलेशन की शुरुआत हमेशा फॉर्मिल मैथियोनिन के जुड़ने से होती है, ठीक है। लेकिन जब फाइनल प्रोटीन बन जाता है, फंक्शनल प्रोटीन, तो उसके अंदर फर्स्ट अमाइनो एसिड या तो नॉर्मल मैथियोनिन होता है या कोई और ही होता है, कुछ भी हो सकता है वो। ऐसा कैसे? तो ऐसा इसलिए होता है
क्योंकि यहां दो पॉसिबिलिटीज होगी। कौन कौन सी दो पॉसिबिलिटीज, आराम से देखिए। देखो, सबसे पहले तो ये है एक इमैच्योर प्रोटीन जिसमें पहला अमाइनो एसिड जो है वो फॉर्मिल मैथियोनिन है। ठीक, ये इमैच्योर प्रोटीन है, इमैच्योर प्रोटीन। अब इसके साथ में दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली, इसके ऊपर एक एंजाइम काम करे जिसका नाम है डीफॉर्माइलेज। डीफॉर्माइलेज, और डीफॉर्माइलेज क्या करेगा, फॉर्मिल ग्रुप को हटा देगा, फॉर्मेल्डिहाइड ग्रुप को हटा देगा। और जब फॉर्मेल्डिहाइड ग्रुप हट जाएगा तो ये नॉर्मल मैथियोनिन बन जाएगा, और हमको ये लगेगा कि भाई जुड़ा तो था फॉर्मिल मैथियोनिन। अब ये नॉर्मल मैथियोनिन कैसे है, एक तो ये रहा। दूसरा ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर 2 इज कि यहां पर एमिनो पेप्टिडेज एंजाइम काम करता है। एमिनो पेप्टिडेज, ये एमिनो पेप्टिडेज क्या करता है, एन टर्मिनस से 2-4 अमाइनो एसिड हटा देता है, 2-4 एक साथ ही। रिमूव 2 or more amino acids from N terminus, from N terminus। जब 2-4 अमाइनो एसिड हट जाते हैं तो भाई फर्स्ट जो अमाइनो एसिड है वो कोई सा भी हो सकता है, एक्स, कोई सा भी अमाइनो एसिड हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि ये मैथियोनिन, हाँ ये भी हो सकता है कि यही वाला मैथियोनिन हो जाए। कोइंसिडेंस ऐसा हो कि जितने अमाइनो एसिड हटे उनके जस्ट बाद में फिर से मैथियोनिन ही था, तो वापस से मैथियोनिन आ गया पहला, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये चीज समझ में आई कि आखिर क्यों पहला जो अमाइनो एसिड है वो फॉर्मिल मैथियोनिन नहीं होता है, वो कुछ और हो सकता है बट नॉट फॉर्मिल मैथियोनिन। तो ये हुआ अपना स्टेप 1। अब इसके बाद में मैं आपको एक बार राइबोसोम के बारे में कुछ बातें बता देता हूं। राइबोसोम है वो कैसे काम करता है। राइबोसोम के पास में 3 बाइंडिंग साइट्स होती हैं, और ये तीनों बाइंडिंग साइट्स कैसे प्रेजेंट है ये डायग्राम में काफी अच्छे से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और भी मैं काफी सारी चीजें बताता हूं। देखो, सबसे पहले ये जो तीनों की तीनों बाइंडिंग साइट्स होती है ना, दे आर प्रेजेंट एट द इंटरफेस बिटवीन स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट। ये स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट दोनों के इंटरफेस पे है, मतलब दोनों के बीच में है, तो ये दोनों का पार्ट है। और आप ये देखिए कि ये साइट्स है वो स्मॉल सब यूनिट से लेकर के लार्ज सब यूनिट तक की है। ये देखो, ये देखो, ये दोनों सब यूनिट्स के अंदर आती है। ए साइट के जस्ट ऊपर एक फैक्टर बाइंडिंग साइट होती है, ये यहां पे रिप्रेजेंट नहीं कर रखी है, पर यहां पे एक फैक्टर बाइंडिंग साइट होती है। और ये जो फैक्टर बाइंडिंग साइट है इससे इलोंगेशन फैक्टर TU, इलोंगेशन फैक्टर G, वो सब बाइंड होंगे। कैसे होंगे वो तो अपन डिटेल में बाद में पढ़ने वाले हैं, तो अभी के लिए तो एक बार जैसे मैं जितना बता रहा हूं वो आप ध्यान रखिए। ये तीनों की तीनों जो बाइंडिंग साइट होती है ये स्पैन करती है बोथ सब यूनिट्स को, स्पैन बोथ सब यूनिट्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों सब यूनिट्स का पार्ट बन जाती है। नाउ जो पी साइट होती है, पी साइट पहली साइट होती है जिसपे पहला टीआरएनए, चार्ज टीआरएनए आके जुड़ता है। फर्स्ट चार्ज्ड टीआरएनए कम्स, ये चार्ज टीआरएनए आता है। इस साइट के जस्ट ऊपर एक साइट होती है जिसे कहते हैं पेप्टिडल ट्रांसफरेज साइट। पेप्टिडल
ट्रांसफरेज साइट। इसलिए ये जो पी साइट है, ये पी साइट को बोलते हैं पेप्टिडल टीआरएनए बाइंडिंग साइट। इसका नाम है पेप्टिडल टीआरएनए बाइंडिंग साइट। ठीक है, ये साइट इस प्रकार से होती है और राइबोसोम की जो स्मॉल सब यूनिट है उसके साथ में शाइन डेल्गर्नो सीक्वेंस ऐसे जुड़ता है कि फर्स्ट एयूजी यहीं पे आता है, फर्स्ट एयूजी यहां आता है। अगला कोडोन मान लो कोई सा भी है, एक बार मैं मान लेता हूं GAA है सपोज, एक बार कोई सा होगा ये। दूसरा कोडोन इसी के अंदर आता है, ए साइट के अंदर। तो पी साइट के बारे में आपको क्या क्या बातें याद रखनी है? आपको एक बात ये याद रखनी है कि पी साइट के ऊपर पहला चार्ज टीआरएनए आता है, इनिशिएटर टीआरएनए आता है। पी साइट का नाम पी साइट क्यों है? क्योंकि पी साइट के ऊपर पेप्टिडल ट्रांसफरेज साइट होती है, तो पी साइट को कहते हैं पेप्टिडल टीआरएनए बाइंडिंग साइट, राइट। अब ए साइट की कहानी सुनो। ए साइट के अंदर बाकी सारे अमाइनो एसिड आते हैं, रेस्ट ऑल एमिनो एसाइलेटेड यानी कि चार्ज्ड, टीआरएनए आते हैं। बाकी सारे के सारे टीआरएनए इसी में आते हैं। चार्ज्ड टीआरएनए को एमिनो एसाइलेटेड बोल सकते हैं, इसीलिए इस साइट का नाम है एमिनो एसाइलेटेड टीआरएनए बाइंडिंग साइट, टीआरएनए बाइंडिंग साइट। इस साइट का नाम जो है वो ये भी होता है। क्लियर हुआ ये चीज आपको? अब तीसरी साइट ई साइट, एग्जिट साइट। अनचार्ज्ड टीआरएनए यहां से बाहर निकलता है, अनचार्ज्ड टीआरएनए एग्जिट। तो ये तीनों की तीनों जो साइट्स हैं वो आपको समझ में आई, ये कैसे क्या होना है अपने पास में। अब मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, और इस डायग्राम में बहुत अच्छे से चीज दी हुई है जो आपको समझ में भी आ जाएगी और आराम से ये याद भी रखना है। देखो, दो जो लगातार कोडोन होते हैं ना, जैसे AUG GAA, दोनों लगातार कोडोन है। इन दोनों लगातार कोडोन के बीच में से mRNA थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, ध्यान से देखो। तो इस चीज के ऊपर गौर करिए आप। ये जो दोनों कोडोन है, कंटिन्यूअस कोडोन, उनके बीच में एक किंक है। किंक का मतलब होता है बेंडिंग, बेंडिंग। और ये बेंडिंग क्यों जरूरी है? ये बेंडिंग इसलिए जरूरी है ताकि अगला कोडोन है वो आधा अधूरा इस साइट में, इधर वाली में ना आ जाए। यानी कि या तो 3 न्यूक्लियोटाइड एक साथ ही आएंगे, ऐसा नहीं है कि ये जैसे यहां पे U आ जाए, यहां पे G आ जाए और अगले वाले का G यहां पे आ जाए, समझ रहे हो, और ये A यहां पे निकल जाए, ऐसा नहीं होता। ये किंक हर 2 कंटिन्यूअस कोडोन के बीच में होता है, जिसका फायदा यह है कि दोनों कोडोन्स हैं उनके बीच में किंक होने के कारण अब एग्जैक्टली वो अपनी सही जगह के ऊपर जुड़ते हैं। तो ये किंक का या बेंडिंग का क्या रोल है? मेंटेन 2 कोडोन्स इन करेक्ट साइट्स। करेक्ट साइट्स का मतलब वही P एंड A साइट है, उसके अंदर रखने का काम होता है। तो भाई ये है अपने पास में इंपॉर्टेंट अपना एक और इस टीआरएनए के बारे में, सॉरी राइबोसोम की साइट्स के बारे में। ये इतना करेंगे अच्छे से याद और इसको समझेंगे अपने। फिर उसके बाद में अब बात करते हैं अपन इनिशिएशन स्टेप के बारे में। इनिशिएशन मतलब ये है कि भाई अभी अपने को सारा का सारा जो
फैक्टर्स हैं, आरएनएज हैं, उनको जोड़ना है ताकि आराम से पहला पेप्टाइड बॉन्ड बन जाए, और जैसे ही पहला पेप्टाइड बॉन्ड बना तो अपना काम आराम से चालू हो जाएगा। ठीक है, देखो इनिशिएशन के लिए क्या चाहिए? ट्रांसलेशन इनिशिएशन इज द ओनली टाइम ए टीआरएनए बाइंड टू पी साइट। इनिशिएशन ही वो समय है जब कोई अमाइनो एसिड कोई टीआरएनए सीधा पी साइट में जा सकता है, वरना बाद में सारे ए साइट में ही जाएंगे। तो ये एक पहला मौका है, पहला और आखिरी मौका है जिसमें सीधा टीआरएनए पी साइट में जाता है। अब मैं ना आपको ये सारी चीजें समझा देता हूं। इनिशिएशन के अंदर 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स। कौन कौन से होते हैं वो 3 इवेंट्स? पहला जो फर्स्ट इवेंट होता है वो है राइबोसोम एंड इनिशिएशन फैक्टर बाइंडिंग, या राइबोसोम की भी स्मॉल सब यूनिट लिख लो, स्मॉल सब यूनिट एंड इनिशिएशन फैक्टर्स बाइंडिंग, एक चीज। दूसरा है स्मॉल सब यूनिट एंड एमआरएनए बाइंडिंग, एमआरएनए है उसकी बाइंडिंग होनी चाहिए। और तीसरा इंपॉर्टेंट है करेक्ट पोजीशन ऑफ स्टार्ट कोडॉन। ठीक है, ये 3 काम जो है वो अपने होने चाहिए करेक्टली, फिर इसके बाद ऑटोमेटिक सारी चीजें सही हो जाएगी। क्योंकि यदि ये 3 काम हो गए ना तो फिर गलती के चांस हट जाते हैं। कैसे हट जाते हैं अब मैं आपको एक एक करके बताता हूं। देखो टोटल 3 इनिशिएशन फैक्टर्स हैं, 3 इनिशिएशन फैक्टर्स हैं। पहले का नाम है इनिशिएशन फैक्टर 1, दूसरा है इनिशिएशन फैक्टर 2 और तीसरा है इनिशिएशन फैक्टर 3। अब ये तीनों कैसे काम करते हैं, कितना काम करते हैं, वो अपन सारी चीजें समझ लेते हैं। देखो 3 इनिशिएशन फैक्टर्स है। मान लीजिए कि ये है राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट, और इस स्मॉल सब यूनिट के अंदर मैंने 3 साइट्स बना दी। ये है 30S, ये साइट है ए साइट, ये साइट है पी साइट और ये साइट है ई साइट। क्लियर हुआ? अब जैसा जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा वैसा आप सुनते जाओ, समझते जाओ और वही मानते जाओ। पहला पॉइंट, जब राइबोसोम एक बार ट्रांसलेशन पूरा कर लेता है तो राइबोसोम की दोनों सब यूनिट सेपरेट हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं राइबोसोम रिसाइकलिंग, जो लास्ट में भी एक बार आया था ना। जब राइबोसोम की दोनों सब यूनिट्स एक दूसरे से सेपरेट होती है ना तो तुरंत एक फैक्टर आता है और वो फैक्टर ई साइट के ऊपर आके बैठ जाता है। इसका नाम है इनिशिएशन फैक्टर 3। इनिशिएशन फैक्टर 3 समझ में आया? अब है ना मैं आपको एक चीज बता देता हूं। ऐसे अपन फर्स्ट एंट्री होती है इनिशिएशन फैक्टर 3 की, ऐसे, और ये आके कहां जुड़ गया? ये आके जुड़ गया ई साइट के ऊपर। इस फैक्टर के ई साइट पे जुड़ने का क्या फायदा होता है? इसका फायदा यह है कि ये स्मॉल सब यूनिट लार्ज सब यूनिट के साथ में अभी ना जुड़ जाए, वरना गड़बड़ हो जाएगी।
तो इनिशिएशन फैक्टर 3 क्या कर रहा है, प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट्स प्रीमैच्योर बाइंडिंग between 30s and 50s subunits. 30s and 50s subunits के बीच में पहले मतलब प्री मैच्योर बाइंडिंग ना हो जाए, टाइम से पहले बाइंडिंग ना हो जाए, उसको रोकने का काम किसका है, इनिशिएशन फैक्टर 3 का होता है। तो ये इनिशिएशन फैक्टर 3 है, ये काम आ गया अपना एक चीज। अब दूसरे नंबर पे देखो एंट्री किसकी होती है। सेकंड नंबर की जो एंट्री है वो एंट्री होती है इनिशिएशन फैक्टर 1 की, इनिशिएशन फैक्टर 1 की एंट्री होती है। इनिशिएशन फैक्टर 1 है वो आके बाइंड करता है ए साइट के ऊपर, इनिशिएशन फैक्टर 1 है वो ए साइट के ऊपर बाइंड करता है, ठीक। अब इसकी बाइंडिंग का क्या फायदा हो गया, इसकी बाइंडिंग का फायदा हो गया कि अब जो पहला टीआरएनए होगा वो ए साइट में नहीं आ सकता, एक ही साइट खाली है पी साइट, उसे पी साइट में ही आना पड़ेगा। तो इट प्रिवेंट्स इनिशिएटर टीआरएनए, या आप ये कह सकते हो फॉर्मिल मैथियोनिन टीआरएनए फॉर फॉर्मिल मैथियोनिन, मतलब जो चार्ज्ड है उसकी बात हो रही है। फॉर्मिल मैथियोनिन टीआरएनए फॉर फॉर्मिल मैथियोनिन प्रिवेंट्स इनिशिएशन टीआरएनए बाइंडिंग ऑन ए साइट, ए साइट के ऊपर इसकी बाइंडिंग ब्लॉक कर दी, और ऐसा करने से सो दिस टीआरएनए कैन बाइंड only on पी साइट। अब ये टीआरएनए केवल कहां बाइंड हो सकता है, पी साइट में, और तो जगह नहीं बची इसके लिए। क्लियर हुआ। अब आता है एक और फैक्टर सेकंड वाला। अब तीसरे नंबर पे एंट्री होती है इनिशिएशन फैक्टर 2 अलोंग विथ जीटीपी। ये जीटीपी के साथ में आके जुड़ता है, और ये देखो जुड़ता कुछ इस तरीके से है, इनिशिएशन फैक्टर 2 जीटीपी के साथ में कुछ इस तरीके से जुड़ता है। इसके जुड़ने को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो ये 3 चीजों से जुड़ता है। ये अभी तो जुड़ आपको दिख कहां रहा है, इनिशिएशन फैक्टर 1 के साथ जुड़ा हुआ दिख रहा है ना, पर ये स्मॉल सब यूनिट के साथ में भी जुड़ता है, और जो फर्स्ट टीआरएनए आएगा उसके साथ भी जुड़ता है। अब मैं 3D डायग्राम तो नहीं बना पाऊंगा उतना अच्छा, इसलिए मैं लिख देता हूं कि ये मेक्स 3 कॉन्टैक्ट्स, इट मेक्स 3 कॉन्टैक्ट्स, ये 3 कॉन्टैक्ट्स बनाता है। पहला विथ इनिशिएशन फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर 1 के ऊपर जुड़ता है, और ये ऐसे जुड़ता है कि ये पी साइट के ऊपर आ रहा है थोड़ा सा। फर्स्ट विथ इनिशिएशन फैक्टर 1 ओवर पी साइट, यानी थोड़ा सा ये पी साइट के ऊपर सा आ रहा है। दूसरा जुड़ता है ये सेकंड विथ स्मॉल सब यूनिट, ऑब्वियस सी बात है राइबोसोम वाली ही सब यूनिट की बात हो रही है, और तो कोई है नहीं अपने पास, स्मॉल सब यूनिट के साथ में जुड़ता है। और तीसरा कॉन्टेक्ट ये बनाता है थर्ड विथ फॉर्मिल मैथियोनिन टीआरएनए फॉर फॉर्मिल मैथियोनिन, यानी चार्ज्ड इनिशिएटर टीआरएनए के साथ में भी ये कांटेक्ट करता है। तो ये हुआ अपने पास में कंप्लीट, ये तीनों फैक्टर बाइंड हो गए। अब यहां पर एंट्री होती है एमआरएनए की। अब तीनों फैक्टर का मैंने काम बता दिया, कौन कौन सा है, किसके साथ में क्या है। इनिशिएटर फैक्टर
इनिशिएशन फैक्टर सॉरी कहां कहां पर आते हैं, एक चीज नोट करके लिख लीजिए। ये जो इनिशिएशन फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर 2 एंड इनिशिएशन फैक्टर 3 है, ये अपनी अपनी बाइंडिंग को तभी मजबूत बना सकते हैं जब तीनों हो। ऐसे जुड़ने को तो ये सीक्वेंशियली जुड़ जाएंगे, पर अगर मान लो अकेला IF3 है तो वो ज्यादा स्टेबल नहीं है, फर्स्ट एंड सेकंड आएंगे तो और ज्यादा स्टेबल होगा। वैसे ही अगर अकेले फर्स्ट एंड थर्ड है तो वो ज्यादा स्टेबल नहीं है, सेकंड आएगा तो वो और ज्यादा स्टेबल होंगे। तो ये तीनों के तीनों ऑल इंक्रीज बाइंडिंग ऑफ ईच अदर, ये तीनों ही एक दूसरे की बाइंडिंग को इंक्रीज कर देते हैं। तो ये हुआ अपने पास में इनिशिएशन फैक्टर्स की कहानी पूरी की पूरी। अब आता है एंट्री mRNA की। mRNA एंट्री, अच्छा मैं यहीं पे लिख देता हूं ना, क्या दिक्कत है। ये फोर्थ एंट्री है वो mRNA की होगी। mRNA कुछ इस प्रकार से आएगा कि जो फर्स्ट कोडोन है AUG वो पी साइट में ही आ जाए, और जब ये आ जाएगा तो फिफ्थ एंट्री होती है फॉर्मिल मैथियोनिन tRNA विथ फॉर्मिल मैथियोनिन। आप थोड़ा सा अच्छा डायग्राम बना लीजिएगा। ये तो एंट्री का सीक्वेंस है वो याद कर लेना। पहली एंट्री IF3 की ये तभी हो जाती है जब पुराना वाला राइबोसोम की दोनों सब यूनिट सेपरेट होती है। दूसरी एंट्री इसकी होती है, तीसरी एंट्री इसकी होती है, चौथी एंट्री इसकी होती है और पांचवी एंट्री इसकी हो जाती है। तो ये एक बार के लिए इतना तो आप समझिए, कहानी ये रही। देखो ये जो दोनों राइबोसोम्स जुड़े हुए हैं, यूनिट्स जुड़ी हुई है, ये पुराना वाला ट्रांसलेशन है वो पूरा हुआ है, और जब ये खुलता है मतलब रिसाइकलिंग होती है, रिसाइकलिंग, तब इसकी स्मॉल सब यूनिट के ऊपर सबसे पहले IF3 आता है। IF3 है वो E के ऊपर आके बाइंड करता है, और इसकी वजह से ये लार्ज सब यूनिट है वो नहीं जुड़ सकती। फिर उसके बाद में इन्होंने देखो तीनों एक साथ दिखा दिए, जबकि जो मैंने पहले बताया वो सही है, थ्योरी के अंदर वैसा ही लिखा हुआ जैसे मैंने बताया, लेकिन डायग्राम ऐसे बना दिए इन लोगों ने। कोई बात नहीं, 1 है वो A साइट पे आता है, 2 जो है वो 1 के ऊपर आता है और GTP से जुड़ता है, और ये थोड़ा सा देखो P साइट के ऊपर आ रखा है थोड़ा सा, और ये टेक्स्ट में क्या लिखा है वो आराम से एक बार पढ़ लो। IF3 अकेला 30 सब यूनिट से बाइंड कर सकता है, लेकिन IF1 और IF2 है वो इसकी बाइंडिंग को और ज्यादा स्टेबलाइज करते हैं, एक बात। दूसरी, IF2 है वो भी बाइंड कर सकता है 30 सब यूनिट से, लेकिन जब 1 और 3 होते हैं तो और ज्यादा अच्छी बाइंडिंग होती है। IF1 डज नॉट बाइंड बाई इटसेल्फ, लेकिन ये दूसरे दो फैक्टर्स होते हैं उनकी प्रेजेंस में बाइंड होता है। तो ये कुछ ऐसे ही राम कहानी लिखी हुई है, एक बार पढ़ लेना, ज्यादा कुछ खास नहीं है इसके अंदर। तो ये हुआ अपने पास में एक काम कंप्लीट कि इनिशिएशन फैक्टर सारे आ गए, mRNA आ गया, और पहला जो tRNA था वो आ गया P साइट के अंदर। अब आगे बात करते हैं। इतना हो गया। अभी ना जो मैंने यहां पे आपको कहानी सुनाई ना, उस कहानी का रिजल्ट निकलता है ये पहला डायग्राम, ये डायग्राम, ये डायग्राम। इस डायग्राम के अंदर नया क्या हुआ है, mRNA आ गया और फॉर्मिल मैथियोनिन वाला फर्स्ट tRNA, चार्ज्ड tRNA है वो आ चुका है। तो जो मैंने बताया वही थोड़ा सा ढंका सा यहां पे बना हुआ है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। यहां पर है ना कुछ सिंपल से स्टेप होंगे, और उन स्टेप्स का रिजल्ट क्या निकलेगा वो मैं आपको आराम से बता देता हूं, वो आप सुनते जाइए, समझते जाइए। देखिए सबसे पहले होता है कोडोन
एंटीकोडोन बेस पेयरिंग in P site between AUG and formyl methionine tRNA for formyl methionine। जो पहला tRNA आया ना, वो जब tRNA P साइट के अंदर जाके जुड़ेगा तो P साइट के अंदर जुड़ते ही कोडोन एंटीकोडोन की बेस पेयरिंग होगी। जब वो कोडोन एंटीकोडोन की बेस पेयरिंग होती है तो कंफर्मेशन चेंज आता है पूरी की पूरी 30s सब यूनिट के अंदर। यानी ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, अचानक से ऐसे चेंजेस आने लगते हैं, थोड़ी सी कंफर्मेशन चेंज हो जाती है। कंफर्मेशन चेंज इन 30s सब यूनिट। ठीक है, 30s सब यूनिट में कंफर्मेशन चेंज आ गया। अब जब कंफर्मेशन चेंज आ जाता है तो इनिशिएशन फैक्टर 3 रिलीज्ड, ये छोड़ देता है। इनिशिएशन फैक्टर 3 है वो ई साइट से हट गया। और इसने क्या कर रखा था, इसी ने तो छोटी और बड़ी सब यूनिट को जुड़ने से रोका हुआ था। जैसे ही ये हटता है 50s सब यूनिट can bind on 30s सब यूनिट। 50s है वो 30s के ऊपर बाइंड हो सकती है, बाइंडिंग होगी। एक चीज और मैं नोट करके लिखा देता हूं, चलो ये जो सेकंड फैक्टर है ना, यहां लिख देता हूं। IF2 acts as docking site for 50s सब यूनिट। यानी ये बड़ी सब यूनिट के लिए अटकने की जगह प्रोवाइड कराता है। बड़ी सब यूनिट यहां इस फैक्टर के ऊपर आके अटक जाती है तो बाइंड हो गया 30s सब यूनिट के साथ में। जब ये बाइंडिंग हो जाती है, दिस बाइंडिंग कॉजेज, अब क्या होगा, ये बाइंडिंग क्या करेगी, इनिशिएशन फैक्टर 2 के साथ जो जीटीपी जुड़ा था ना, उसकी हाइड्रोलिसिस कराएगी। जैसे ही जीटीपी की हाइड्रोलिसिस होगी तो एनर्जी निकलेगी। आप ऐसे समझ लो, आज से ही जब कभी भी कोई एटीपी जीटीपी की हाइड्रोलिसिस होती है ना, तो हाइड्रोलिसिस से एनर्जी निकलती है। और एनर्जी निकलती है तो ऐसे लगता है जैसे कोई भूकंप आ गया हो। मतलब एक तरीके से जैसे मूवीज में नहीं दिखाते कि एनर्जी रिलीज होती है तो कैसे हवा में चारों तरफ एक पावर सी आ जाती है। तो जैसे ही यहां पे जीटीपीएज एक्टिविटी ऑफ इनिशिएशन फैक्टर 2 होती है, जैसे ही बाइंडिंग कॉजेज जीटीपीएज एक्टिविटी ऑफ इनिशिएशन फैक्टर 2, हाँ, ये जैसे ही होती है तो एक पावर सी आती है, पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स को झटका सा लगता है। और इसकी वजह से IF2 IF1 ऑल्सो रिलीज्ड। अब जैसे ये रिलीज हो गए ना, तो अभी 70s राइबोसोम प्लस mRNA प्लस फर्स्ट tRNA एंड ब्लैंक ए साइट, ये अवेलेबल है। इसको बोलते हैं इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, देखो जैसे ही ए साइट से इनिशिएशन फैक्टर 1 निकला ना बाहर, जैसे ही ए साइट से इनिशिएशन फैक्टर 1 बाहर निकला, 1 के बाहर निकलते ही ए साइट खाली हो गई। और पी साइट के ऊपर तो पहले से ही कौन बैठा हुआ है, पी साइट पे तो पहले से ही फॉर्मिल मैथियोनिन वाला टीआरएनए बैठा हुआ है।
तो भाई ये तो अपना काम करेगा, और ए साइट अब अवेलेबल है फॉर द अपकमिंग चार्ज्ड टीआरएनएस। ये हुआ अपने पास में इनिशिएशन वाला काम कंप्लीट। जैसे इनिशिएशन ये कॉम्प्लेक्स बनता है, इनिशिएशन कंप्लीट मान लिया जाता है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, विच इज इलोंगेशन। अभी अपने पास में क्या क्या कंडीशन है वो समझ लो। अब मैं ना पूरा डायग्राम बार बार नहीं बनाऊंगा, आधा अधूरा सा बनाएंगे, जो जो काम का है उतना सा, बाकी आप समझते जाना। यहां पे AUG है, यहां लेट सपोज कोई सा भी कोडोन है, यहां पे बैठा हुआ है फॉर्मिल मैथियोनिन वाला टीआरएनए, और ए साइट खाली है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। इतना तो अपने को दे रखा है अगले ने, और मैंने पूरा नहीं बनाया, सारी चीजें नहीं बनाई, बट ये एक कंडीशन है अभी। और ई साइट है, वो ई साइट ऐसे मान लो ये ई साइट खाली है। अभी ट्रांसलेशन इलोंगेशन के लिए सबसे पहले तो 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स चाहिए। 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन कौन से चाहिए? पहला है करेक्ट चार्ज्ड टीआरएनए एंट्री इनटू ए साइट। ए साइट के अंदर एकदम सही टीआरएनए की जो एंट्री है वो होनी चाहिए, और वो एंट्री कराने की जिम्मेदारी है, इस फर्स्ट स्टेप की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? रेस्पॉन्सिबिलिटी वो है इलोंगेशन फैक्टर TU की, जिसके साथ में GTP जुड़ा होगा। इसकी जिम्मेदारी है कि ये सही टीआरएनए को लेके आएगा, इलोंगेशन फैक्टर TU। दूसरा इवेंट देखो, यहां लिख देता हूं, सेकंड इवेंट है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन को बोलते हैं पेप्टिडल ट्रांसफरेज। पेप्टिडल ट्रांसफरेज, और ये पेप्टिडल मतलब बॉन्ड कैसे बनता है मैं वो भी समझाऊंगा, पर अभी के लिए जिम्मेदारी किसकी है? रेस्पॉन्सिबिलिटी। 2 फैक्टर्स है यहां पे। हम यूकैरियोट प्रोकैरियोट पढ़ रहे हैं ना, तो एक तो है 23S rRNA, लार्ज सब यूनिट का होता है, मेन जिम्मेदारी तो इसकी होती है। और इसके अलावा लार्ज सब यूनिट का 17 नंबर का प्रोटीन है L17। एक सेकंड में कंफर्म कर लेता हूं, देखो L17 या L11 होता है ये। इसकी जिम्मेदारी होती है बॉन्ड बनाने की, जो मैं L27 है, सॉरी 17 नहीं 27, L27 प्रोटीन। L का मतलब लार्ज सब यूनिट, और लार्ज सब यूनिट में बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, उनमें से ये जो प्रोटीन है इसकी जिम्मेदारी है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कराने की। अब वो कैसे होता है वो तो मैं आपको समझाने ही वाला हूं आराम से, ठीक। फिर उसके बाद में तीसरा काम होता है ट्रांसलोकेशन का। ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ राइबोसोम 3 न्यूक्लियोटाइड्स, या आप 1 कोडोन भी बोल सकते हो, फॉरवर्ड इन 5' to 3' डायरेक्शन
ऑन mRNA। सब समझा दूंगा। जैसे मान लीजिए कि मेरा हाथ है वो राइबोसोम का एक क्या बोलते हैं, राइबोसोम है पूरा का पूरा। ठीक, अभी आप ध्यान से समझना कि ये जो उंगली है वो पी साइट है, ये उंगली पी साइट है, ये ए साइट है, ये पी साइट और ये ए साइट। ठीक है, अब क्या करेगा मेरा हाथ पूरा का पूरा mRNA के ऊपर, जो पेन है वो mRNA है उस पर उधर बढ़ेगा, एक कोडोन आगे जाएगा तो ये ऐसे आगे आ जाएगा, ऐसे आगे आ गया, तो जो पी साइट वाला tRNA है वो ई साइट में आ जाएगा और ए साइट वाला tRNA पी साइट में आ जाएगा, और ये वाली जो साइट थी यहां वाली, ये ए साइट है, ये खाली हो गई। जब राइबोसोम ऐसे है, मेरा हाथ देखो, इसकी जो इंडेक्स फिंगर है वो है ए साइट, मिडिल फिंगर है वो है पी साइट। इन दोनों को नहीं छेड़ना, मेरे हाथ को आगे बढ़ाना है, पेन को भी नहीं छेड़ना। पेन है वो mRNA है, वो हिलता नहीं है, राइबोसोम चलता है उसके ऊपर। तो अभी मेरे को एक बार हाथ हटाना पड़ेगा। राइबोसोम क्या करेगा, चलो नहीं हटाता, राइबोसोम क्या करेगा, ये दोनों चीजें एक साथ रहेगी, ये आगे बढ़ेगा, तो ये पोजीशन ऐसी हो जाएगी। अभी इस ट्रांसलोकेशन के कारण क्या होता है, अनचार्ज्ड tRNA of P site comes in E site, वो E site में आ जाता है, और A site का tRNA comes in P site, और ए साइट है वो एम्प्टी हो जाती है, ए साइट बिकम्स एम्प्टी, ये होता है इलोंगेशन के अंदर या ट्रांसलोकेशन के अंदर। और इस ट्रांसलोकेशन की जिम्मेदारी कौन, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है इलोंगेशन फैक्टर G विथ GTP। तो चलो ये भी अपन सारी चीजें हैं वो देख लेते हैं। ये हुआ अपने पास में एक बार के लिए छोटा सा इंट्रोडक्शन ट्रांसलेशन इलोंगेशन का। अब मैं आपको बताता हूं कि सेकंड वाला जो फैक्टर है वो सेकंड tRNA मान लो या सारे tRNA वो कैसे आते हैं। देखो इसका कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम तो ये है, मैं आपको सिंपल डायग्राम में समझाने की कोशिश करता हूं। अपने पास में ये है लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट, यहां पे ये ए साइट है, यहां पे ये पी साइट है, और ये अपना mRNA है, और ये mRNA है, इस पे यहां AUG सीक्वेंस है, उस पे मान लो कोई सा भी एक सीक्वेंस है। यहां बैठा हुआ है फॉर्मिल मैथियोनिन का जो अमाइनो एसिड। इस फॉर्मिल मैथियोनिन अमाइनो एसिड का एन टर्मिनस फ्री है, ऑलवेज रिमेंबर एन टर्मिनस फ्री रहता है, क्योंकि आपने देखा था ना कि जो चार्जिंग ऑफ tRNA होता है या एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड होता है वो C कार्बोक्सी टर्मिनल के साथ बॉन्ड बनता है, एन टर्मिनस के साथ बॉन्ड नहीं बनता। अभी ऐसे है, और अब यहां पे ना एक साइट है जिसका नाम है इफेक्टर बाइंडिंग साइट, इसका नाम है इफेक्टर बाइंडिंग साइट, ठीक। और यहां पर एक साइट है उसका नाम है पेप्टिडल ट्रांसफरेज साइट, पेप्टिडल ट्रांसफरेज साइट, ठीक है। स्टेप नंबर 1, एक tRNA है जो कि अमाइनो एसिड 2 के साथ में चार्ज हो रखा है, और ये अमाइनो एसिड 2 है, इस कोडोन का जो मैंने लिखा नहीं है, कोई सा मान लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसका भी एन टर्मिनस फ्री है। अब एक फैक्टर होता है
और उस फैक्टर का नाम होता है इलोंगेशन फैक्टर टीयू। इसका नाम है इलोंगेशन फैक्टर टीयू, इलोंगेशन फैक्टर टीयू, और इसके साथ जीटीपी जुड़ी है। ये क्या करता है, ये आता है और इसके आने से जो सेकंड टीआरएनए है वो यहां जुड़ जाता है, जिसके ऊपर अमाइनो एसिड 2 जुड़ा हुआ है और इसका भी एन टर्मिनस फ्री है भाई साहब। ठीक है, ये एन टर्मिनस फ्री है। और ये जो टीयू है वो इस प्रकार से जुड़ता है कि ये आता है इफेक्टर बाइंडिंग साइट में। यह है इलोंगेशन फैक्टर टीयू। अब देखो मैंने जो डायग्राम बनाया है उसमें मैंने क्या किया, इस अमीनो एसिड को ऐसे पकड़ लिया, ये वाला बात कर रहा हूं मैं इस डायग्राम की। इलोंगेशन फैक्टर टीयू ने क्या किया, उस चार्ज्ड अमीनो एसिड को बांध लिया अपने अंदर, छुपा लिया। क्यों? ताकि ये सही जगह पहुंचने से पहले किसी के साथ बॉन्ड ना बना ले। आगे लिखा दूंगा मैं। तो पहला स्टेप क्या हुआ, पहला स्टेप ये हुआ कि जो ए साइट खाली हुआ करती थी उस खाली ए साइट के अंदर सही टीआरएनए आ गया विथ चार्ज्ड अमीनो एसिड। अब दूसरा स्टेप समझना, ये स्टेप 1 कंप्लीट। अब मैं पूरा डायग्राम नहीं बनाऊंगा, आप इतना सा समझो। ये है फॉर्मिल मैथियोनिन और ये पी साइट है उसमें है, और ये है अपना उसका एन टर्मिनस फ्री है, और ये है अपना ए साइट जिसमें एमिनो एसिड 2 है और इसका भी एन टर्मिनस फ्री है। ठीक, अभी ना होता क्या है वो ध्यान से समझना है आपको। ये जो पेप्टाइडल ट्रांसफरेज साइट है, ये पी पेप्टाइडल ट्रांसफरेज साइट, ये साइट क्या करती है, इस एन टर्मिनस को बोलती है कि यहां पे अटैक करो सी टर्मिनस के ऊपर। देखो कौन किस पे अटैक कर रहा है वो देख लो आप। तो वो जो एन टर्मिनस है वो अटैक कर रहा है सी टर्मिनस के ऊपर, यानी एसाइल बॉन्ड के ऊपर। ये है न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक है बाई एन टर्मिनस ऑफ न्यू अमाइनो एसिड ऑन सी टर्मिनस ऑफ ओल्ड अमाइनो एसिड। अब ये न्यू और ओल्ड समझ जाओगे ना। न्यू का मतलब है जो ए साइट का है, ओल्ड का मतलब पी साइट का, क्योंकि पी साइट का तो पहले ही आ गया था तो वो ओल्ड हो गया। और ये अटैक किसके ऊपर हो रहा है, एसाइल बॉन्ड के ऊपर। ठीक है, एसाइल बॉन्ड के ऊपर ये अटैक हो गया। अब क्या करें, अब अपने को एक काम करना है। जब ये अटैक होता है तो इस अटैक के बाद ये रिजल्ट निकलता है, जो पी साइट वाला टीआरएनए होता है वो खाली हो जाता है, बेचारे का जो अमीनो एसिड है वो उतर गया, और जो एन साइट सॉरी ए साइट वाला अमाइनो एसिड 2 है ना, उसके भी आगे फॉर्मिल मैथियोनिन जोड़ देते हैं, और फॉर्मिल मैथियोनिन का एन टर्मिनस हमेशा फ्री रहता है, हमेशा फ्री। ये हो गई पेप्टिडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी स्टेप 2। स्टेप 2 क्लियर हुआ क्या हुआ यहां पे? अभी और डिटेल में तो मैं डायग्राम में समझा दूंगा, वो जो अच्छे वाले बने हुए हैं, पर एक बार हाथ से अपन थोड़ा समझ लेते हैं ताकि आपको भी इजी रहे। अब तीसरे स्टेप की बात करते हैं। अब एक फैक्टर आता है जिसका नाम है इलोंगेशन फैक्टर जी विथ जीटीपी। और ये इलोंगेशन फैक्टर जी विथ जीटीपी भी क्या करता है, ये आके बाइंड करता है इफेक्टर बाइंडिंग साइट के ऊपर। इफेक्टर बाइंडिंग
साइट, इसमें आके बाइंड करता है। जब यहां पे बाइंड हो जाता है इलोंगेशन फैक्टर जी विथ जीटीपी, और यहां पे अमीनो एसिड 2 फॉर्मिल मैथियोनिन का एन टर्मिनस फ्री वो है, और यहां पे अनचार्ज वाला है, ये तो समझ में आ ही गया। ये ए साइट है, ये पी साइट है, ठीक है। अब होती है जीटीपीएज एक्टिविटी। जीटीपीएज एक्टिविटी, जीटीपीएज एक्टिविटी होती है, एनर्जी रिलीज होती है, वही झटका लगता है एक जोर से, और जैसे ही वो जोर से झटका लगता है, ये सारे के सारे फैक्टर्स, सॉरी, ये जो पूरा राइबोसोम है ये एमआरएनए है, और ये पूरा राइबोसोम आगे खिसकता है। अभी ना जब जीटीपीएज एक्टिविटी होती है तो क्या होता है, राइबोसोम थोड़ा सा आगे पहुंच जाता है। थोड़ा सा आगे पहुंचने का ये फायदा हो गया कि जो ए साइट वाला टीआरएनए था वो आ गया पी साइट में, पी साइट वाला खाली टीआरएनए था वो बाहर निकल गया, अनचार्ज टीआरएनए, और ए साइट है वो वापस से खाली हो गई है, और एक कोडोन एयूजी था वो बाहर निकल गया। अब दूसरा कोडोन यहां पे आ गया, इसे कहते हैं स्टेप 3, ट्रांसलोकेशन स्टेप। ये चलता रहता है, और अब आप इसको आराम से इस बढ़िया डायग्राम में समझो, और कुछ और चीज होगी लिखवाने की, मैं लिखवा दूंगा। तो देखिए अब इसके अंदर पहले तो जो मैंने ये वाला डायग्राम बनाया था सबसे पहले, वो वाला डायग्राम तो ये फर्स्ट डायग्राम है, ठीक है। अब आता है इलोंगेशन फैक्टर टीयू जीटीपी के साथ में, और इसने क्या कर रखा है, एमिनो एसिड को मास्क कर रखा है, एमिनो एसिड के ऊपर बैठा हुआ है। तो ये क्या कर रहा है, ये प्रिवेंट कर रहा है, प्रिवेंट अननेसेसरी पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन until tRNA reaches A साइट। जब तक ए साइट के अंदर नहीं पहुंच जाता तब तक ये प्रिवेंट करेगा, इसके ऊपर ढक रखा है, इसने मास्क कर रखा है इसको। अच्छा, इस ये देखो एक फैक्टर बाइंडिंग साइट दिख रही है, इसी फैक्टर बाइंडिंग साइट के ऊपर ये इलोंगेशन फैक्टर टीयू आके बाइंड होता है। जब इसकी जीटीपीएज एक्टिविटी होती है, जीटीपीएज एक्टिविटी, तो इसकी जीटीपीएज एक्टिविटी के कारण ये खुद हट जाता है। और एक खास बात अपन नोट डाल के लिख लेंगे, आगे भी आएगी नोट, इलोंगेशन फैक्टर टीयू binds with factor binding site only when correct tRNA comes, correct tRNA comes। ये बात ध्यान रखना। और एक छोटी छोटी चीजें हैं उनका अपने आप ध्यान रखना, जैसे इलोंगेशन फैक्टर टीयू जीटीपी है, तो जब तक ये जीटीपी के साथ नहीं जुड़ेगा ये टीआरएनए के साथ भी नहीं जुड़ेगा। जब ये जीडीपी बन जाता है तब ये देखो हट भी जाता है ये। तो ये छोटी छोटी चीजें, कोई जीटीपी के साथ जुड़ता है, कोई जो है वो एटीपी के साथ होता है तभी जुड़ता है, ऐसे करके। ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, करेक्ट टीआरएनए आ गया है अपनी उस साइट पे जहां इसको आना था। अब दूसरा है पेप्टिडल ट्रांसफरेज। पेप्टिडल ट्रांसफरेज का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ न्यू पेप्टाइड बॉन्ड। कैसे होता है मैं आपको समझाता हूं बढ़िया तरीके से। पहला, सबसे पहले तो ये है पी साइट, और इस पी साइट के अंदर जो टीआरएनए है उस टीआरएनए पर पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई। अब ये देखो पीछे वाले डायग्राम में दिखा भी रखा है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ,
10th 11th, जो फर्स्ट अमीनो एसिड होगा ना सबसे फर्स्ट, वो हमेशा फ्री रहेगा। वो सबसे लास्ट पे जो रहता ना फ्री वाला, वही फर्स्ट होता है, क्योंकि हमने बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे करवाया था, ये यहां पे जो मैंने बताया था आपको, कौन किसके ऊपर कहां ट्रांसफर हो रहा है देख लो ये, तो उसके बेसिस पे ध्यान रखना। हाँ तो भाई अब मेरी बात ध्यान से सुनते जाओ। ये है ए साइट का टीआरएनए, ए साइट का टीआरएनए, इसके ऊपर सिंगल अमाइनो एसिड है, और पी साइट वाला उस पे तो पूरे पॉलीपेप्टाइड चेन बनी हुई है पूरी। अब मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, वो समझते जाओ आराम से। फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी एक एडेनिन है, वो सी सी ए, देखो ये सी सी और ये ए, वैसे ये सी सी और ये भी ए है, ये एडेनिन है। एडेनिन क्या करता है, एडेनिन का 2 प्राइम OH में से जो O है, ये 2 प्राइम O, ये सबसे पहले आने वाले अमाइनो एसिड के हाइड्रोजन पे अटैक करता है, फर्स्ट अटैक। फिर उसके बाद में इसका जो 3 प्राइम OH वाला O है, वो भी एक हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करता है। और अब थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अटैक वो कर रहा है एन टर्मिनस ऑफ न्यू अमाइनो एसिड, ये है न्यू अमाइनो एसिड, एन टर्मिनस ऑफ न्यू अमाइनो एसिड ऑन सी टर्मिनस ऑफ ओल्ड अमाइनो एसिड। समझ में आई बात? नए का एन पुराने के सी पे अटैक करता है, और जैसे ही ऐसा हुआ, जो पी साइट है उसका टीआरएनए तो खाली हो गया। अब देखो ये टीआरएनए रहा, अनचार्ज्ड टीआरएनए है, ये इतना इतना, ये बन गया अनचार्ज्ड टीआरएनए, ये अनचार्ज्ड टीआरएनए है। और फर्स्ट अमाइनो एसिड हमेशा फ्री रहेगा, ये लेटेस्ट जो जुड़ा था वो है लेटेस्ट अमाइनो एसिड, और ये ए साइट है वो बन गई अपनी। तो हमेशा इस तरीके से होता है, एन टर्मिनस यहां पे पुराना वाला है और नया सी टर्मिनस जुड़ता जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि एन टू सी टर्मिनस डायरेक्शन के अंदर ये बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, एन टू सी टर्मिनस। ये पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन का एक सिंपल सा तरीका होता है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं एक सिंपल सी कि पेप्टाइडल ट्रांसफरेज बता ही दिया मैंने। हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये, इंपॉर्टेंट पॉइंट। मान लीजिए कि ये है CCA और इसके ऊपर कोई एमिनो एसिड जुड़ा हुआ है, ठीक है, और ये टीआरएनए है एक, और ये CCA, इसके ऊपर भी कोई एमिनो एसिड जुड़ा हुआ है जिसका ये एन टर्मिनस फ्री, इसका ये एन टर्मिनस फ्री, और ये दूसरा ये पी साइट का और ये ए साइट का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात सुन लेना मेरी। होता क्या है कि जो 23S RRNA है, ये 23S RRNA कुछ इस प्रकार से प्रेजेंट होता है कि ये दोनों टीआरएनए के CCA के साथ में बेस पेयरिंग करता है। ये है 23S RRNA, लार्ज सब यूनिट का है, ये पता ही आपको लार्ज सब यूनिट का है। ये 23S RRNA क्या कर रहा है, इट मेक्स बेस पेयरिंग, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग विथ CCA of both
टीआरएनएज, बोथ टीआरएनएज कौन से, पी एंड ए साइट के टीआरएनए के साथ में। देख लो जैसा भी मेरे से बन पाया मैंने आपको बना के समझाने की कोशिश करी है। यहां पे ऐसे ये सॉरी बेस पेयरिंग हो जाती है। समझ में आ गई ये बात। अब इस बेस पेयरिंग का रिजल्ट क्या निकलेगा, रिजल्ट ये निकलेगा कि बोथ अमाइनो एसिड्स कौन से, जिसको अटैक करना है और जिस पे अटैक होना है, बोथ अमाइनो एसिड्स कम क्लोजर टू ईच अदर। अगर आपने मेरे से बायोकेमिस्ट्री यूनिट पढ़ी है तो एंजाइम काइनेटिक्स के अंदर एंजाइम कैसे काम करता है, उसके अंदर एक तरीका यह भी था प्रॉक्सिमिटी का, कि एंजाइम दो सबस्ट्रेट को पास पास ले आता है। ये वही तो काम कर रहा है। इसने क्या किया, दोनों अमाइनो एसिड को पास पास ला दिया, और ये चीज कहलाती है एंट्रोपिक कैटालिसिस। एंट्रोपिक कैटालिसिस है वो कहलाती है। अच्छा एक चीज देखो छूट गई थी, यहां पे ये जो पूरी प्रोसेस है इसको बोलते हैं प्रोटॉन शटल। प्रोटॉन शटल का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देखो ये प्रोटॉन वाला खेल चल रहा है, इधर से उधर, उसके ऊपर अटैक, उसके ऊपर अटैक, इसको प्रोटॉन शटल बोलते हैं। आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम रटने की जरूरत नहीं, जो मैंने पीछे बताया सिंपल वाला वो कर लो आप। तो भाई 23S rRNA कैसे काम करता है वो समझ में आया। ये बेस पेयरिंग, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करता है विद द CCA ऑफ बोथ tRNAs प्रेजेंट इन P and A साइट, एंड देन ये जो दो अमाइनो एसिड है दे कम क्लोजर टू ईच अदर, इसको कहते हैं एंट्रोपिक कैटालिसिस। और एंट्रोपिक कैटालिसिस होने के बाद में अब आगे की कहानी करते हैं बात अपनी। एक चीज मैं बताता हूं आपको कि जो 23S rRNA है, 23S rRNA, इस 23S rRNA की मतलब ये बड़ा सा ये 23S rRNA है, यहां पे एक एडेनिन है, एडेनिन, और इसकी पोजीशन है 2451 नंबर, ये एडेनिन है। और इस एडेनिन का 2' OH है, वो यहां पे जैसे ये अटैक हो रहा है वैसा अटैक करने के काम आता है। अगर ये रिमूव कर देते हैं, इफ रिमूव्ड, यदि ये रिमूव हो जाता है तो ट्रांसलेशन डिक्रीज 10⁻10 फोल्ड्स। खतरनाक, इतना गुना ट्रांसलेशन कम हो जाता है यदि ये एडेनिन यहां से हटा दिया जाए तो। क्लियर। और यदि जो tRNA का CCA है, अगर ये एडेनिन हटा दें, ये वाला एडेनिन, इफ रिमूव्ड, तो ट्रांसलेशन कम हो जाएगा, ट्रांसलेशन डिक्रीज 10⁻6 फोल्ड्स। ये भी कम होता है, इसको हटाने से भी, मतलब इसका रोल कहीं ना कहीं ट्रांसलेशन के अंदर बहुत ज्यादा होता है। तो ये हो गई बात अपनी। अब बात आती है ट्रांसलोकेशन पे। ट्रांसलोकेशन का मतलब एक स्टेप आगे बढ़ना। जैसे ये mRNA है, इस mRNA पे मान लो पहला कोड है AUG, दूसरा कोड है GUG, और तीसरा कोड है लेट्स सपोज CUG। ठीक है, ये ऐसे, या चलो U है, फिनाइल एलानिन का होता है, ये मेरे को याद है इसलिए लिख लिया। अभी कहानी ये थी कि जो AUG के ऊपर tRNA था वो खाली हो गया, और GUG के ऊपर जो tRNA है वो tRNA के ऊपर
वेलिन और उसके आगे फॉर्मिल मैथियोनिन जुड़ा हुआ है, क्योंकि जीयूजी वेलिन का कोडोन होता है। और अब आप यूं समझे कि ये है लार्ज सब यूनिट और ये है स्मॉल सब यूनिट, और ये है इसकी पी साइट और ये है इसकी ए साइट। अभी कंडीशन ये है, वही एक फैक्टर आता है, उस फैक्टर का नाम है, इस फैक्टर का नाम है इलोंगेशन फैक्टर जी अलोंग विथ जीटीपी। इलोंगेशन फैक्टर जी है जीटीपी के साथ में। जीटीपीएज एक्टिविटी करेगा, झटका लगेगा, जीटीपीएज एक्टिविटी होगी, और जैसे ही जीटीपीएज एक्टिविटी होगी ये राइबोसोम आगे खिसकेगा। राइबोसोम जो है वो एक कोडोन आगे खिसक जाएगा। और एक कोडोन आगे खिसकने का फायदा ये होगा कि जो ए साइट वाला, सॉरी पी साइट वाला टीआरएनए था वो ई साइट से बाहर निकल जाएगा। जो ए साइट में हुआ करता था वो पी साइट में आ जाएगा। वेलिन, फॉर्मिल मैथियोनिन, और ए साइट है वो खाली हो गई। देखो अब वापस से कोई इलोंगेशन फैक्टर टीयू होगा विथ जीटीपी, वो लेके आएगा फिनाइल एलानिन वाले टीआरएनए को यहां पे। तो वो तो अगला स्टेप चालू हो गया। अभी एक ट्रांसलोकेशन समझ में आया आपको क्या होता है ट्रांसलोकेशन? ट्रांसलोकेशन के अंदर जीटीपी सॉरी इलोंगेशन फैक्टर जी होता है, और ये इलोंगेशन फैक्टर जी क्या करता है, अपनी जीटीपीएज एक्टिविटी करेगा और जिससे ये पूरा राइबोसोम आगे खिसकेगा। ये इधर 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, तो आप सोचो कि ये 3 प्राइम एंड के और पास में हो गया, तो डायरेक्शन क्या हो गई अपनी 3 प्राइम एंड की तरफ। ये इतना आपको याद रखना है। क्लियर हुआ ये? तो ये इतना सा हो गया अपने पास में। अब देखो ये थोड़ा सा बुक वाला डायग्राम है। ये है पी साइट, और पी साइट के टीआरएनए को देखो खाली पड़ा हुआ है। ए साइट के ऊपर पूरी चेन है वो जुड़ चुकी है। ये फैक्टर बाइंडिंग सेंटर है वही यहां पे। तो अच्छा ये देखो, पहले तो क्लासिकल स्टेट है। ये क्लासिकल स्टेट का मतलब ए साइट के अंदर नया अमाइनो एसिड आया हुआ है, और पी साइट है उसके ऊपर पुराना जो चेन है वो जुड़ा हुआ है। यहां पे हो रहा है पेप्टिडल ट्रांसफरेज। पेप्टिडल ट्रांसफरेज, पेप्टिडल ट्रांसफरेज से क्या हो गया, पूरी की पूरी जो चेन है वो चेन आ गई है ए साइट वाले टीआरएनए के ऊपर, और पी साइट वाला टीआरएनए खाली हो गया। अब यहां से आगे की बात, अब आता है इलोंगेशन फैक्टर जी जीटीपी के साथ में, और ये बाइंड करता है फैक्टर बाइंडिंग साइट में जहां पे ये बाइंड होता है। फिर उसके बाद में होती है जीटीपीएज एक्टिविटी। जीटीपीएज एक्टिविटी, जीटीपीएज एक्टिविटी से लगता है झटका। इस झटके से ये रोटेशन होता है थोड़ा सा, और राइबोसोम आगे खिसकता है। जैसे ही राइबोसोम आगे खिसकेगा ये फैक्टर भी निकल जाएगा, खाली टीआरएनए भी निकल जाएगा, ए साइट खाली हो जाएगी, और ए साइट वाला टीआरएनए अलोंग विथ पॉलीपेप्टाइड चेन पी साइट के अंदर आ जाएगा। ये आपको इतना सा याद रखना है इसके बारे में, बस यही तो है। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर कंटिन्यूअसली हमको इलोंगेशन करवाना है तो टीयू और जो जी फैक्टर है वो लगातार जीटीपी से जुड़ते रहने चाहिए। अभी क्या हुआ था, एक इलोंगेशन फैक्टर था टीयू, और इसके साथ में जुड़ी थी जीटीपी, ठीक है, और इसके साथ में था कोई आरएनए, चार्ज्ड टीआरएनए। इसने क्या किया, ये चार्ज्ड टीआरएनए को तो छोड़ दिया ए साइट के अंदर,
और अल्टीमेटली खुद क्या बन गया, इलोंगेशन फैक्टर TU GTP। मैं कहां की बात कर रहा हूं, मैं ये वाले डायग्राम्स की बात कर रहा हूं, ये आप ये हाँ ये बात कर रहा हूं। देखो ये आया लेकर के tRNA को, चार्ज को, tRNA को बिठाया A साइट में, GTPase एक्टिविटी करी और GDP लेकर के बाहर निकल गया। तो मैं यहां वाली चीज की बात कर रहा हूं, ये आ गया अपना वापस यहां पे। हाँ GTP बन गया था ना, सॉरी ये GDP बनेगा, सॉरी GDP, ये GDP। अब सोचो कि यदि इसको वापस से काम करना है तो वापस GTP लगनी चाहिए इसके ऊपर। कैसे? तो कैसे का तरीका देखो क्या होता है। एक फैक्टर होता है, उस फैक्टर का नाम है इलोंगेशन फैक्टर TS। ये एंटर करता है, जब ये एंटर करता है तो GDP बाहर निकल जाती है। इसने एंटर किया तो GDP बाहर निकल गई और खुद जुड़ गया इसके साथ, इलोंगेशन फैक्टर TU के साथ जुड़ गया इलोंगेशन फैक्टर TS। इसको शॉर्ट में खाली TS भी लिख सकते हो। तो ये इलोंगेशन फैक्टर TU TS बन गया। अब आती है एक GTP। GTP की एंट्री होती है और इलोंगेशन फैक्टर TS की एग्जिट होती है। इलोंगेशन फैक्टर TS, इसे कहते हैं TU-TS साइकिल। ये TU-TS साइकिल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेक्स्ट राउंड ऑफ इलोंगेशन। ये TU-TS साइकिल है। वापस कहानी सुनो आराम से, बहुत सिंपल सी कहानी होती है, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे याद कर लेना, 1 मिनट के अंदर याद भी हो जाएगी। इलोंगेशन के लिए TU GTP के साथ में tRNA लाता है, A साइट पे छोड़ता है, GTPase एक्टिविटी करता है और खुद GDP लेके निकल जाता है, GDP। अब वापस GTP चाहिए। एक दूसरा फैक्टर आता है जिसका नाम है TS। यहां पे ये जो TS फैक्टर है ना, इट इज बिहेविंग लाइक GTP या ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, ये GDP हटा देता है और खुद बैठ जाता है, फिर एक GTP आता है वो इसको हटा देता है और GTP जुड़ जाता है। ये साइकिल चलती रहेगी। तो ये तो हो गई TU-TS साइकिल। अब मैं आपको बताता हूं इलोंगेशन फैक्टर G साइकिल। इलोंगेशन फैक्टर G साइकिल बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या करना है देखो, यहां पे आपको एक चीज याद रखनी है। कौन सी? GDP हैज लो एफिनिटी फॉर इलोंगेशन फैक्टर G। GDP खुद ही नहीं जुड़ना चाहती इससे, वो खुद ही हटना चाहती है। और GTP है वो ज्यादा एफिनिटी रखती है। GTP हैज हाई एफिनिटी फॉर इलोंगेशन फैक्टर G। ये ज्यादा एफिनिटी रखती है। तो भाई अब क्या सीन होने वाला है, यहां पे एक फैक्टर है इलोंगेशन फैक्टर G जिसके साथ में GTP जुड़ा हुआ था। अब इसने GTPase एक्टिविटी करी, ट्रांसलोकेशन स्टेप पूरा हुआ, इलोंगेशन फैक्टर G बन गया GDP। सॉरी, इलोंगेशन फैक्टर GDP हो गया। ये GDP खुद ही नहीं चाहती कि ये उसके साथ जुड़ी रहे, तो क्या होगा, GDP निकल जाएगी और इसके साथ GTP जुड़ जाएगी। तो कोई ऐसे दूसरे अलग फैक्टर के इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी यहां पे, और आसानी से ये काम हो जाएगा।
तो ये साइकिल है, इसका आपको ध्यान रखना है, ये थोड़ी सिंपल तरीके की होती है। नेक्स्ट बात करते हैं एनर्जी कॉस्ट पर राउंड ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। मतलब फॉर वन पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कितना कितना जो है वो एनर्जी लगता है। सबसे पहला 1 एटीपी इन एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के एक्टिवेशन के अंदर एक एटीपी लग रहा था, बट ये एटीपी है ना इक्विवेलेंट है 2 एटीपी के। क्यों? क्योंकि ये एटीपी पायरोफॉस्फेट निकाल के अमीनो एसिड एएमपी के रूप में जुड़ रहा था। तो ये 2 एटीपी के बराबर हुआ। नॉर्मल हम क्या पढ़ते हैं, एटीपी से एक फॉस्फेट निकलती है, एडीपी बन जाता है, तो हम कहते हैं 1 एटीपी की एनर्जी लग गई, बट यहां तो 2 की लग गई। बट एटीपी तो 1 लगा, 2 एटीपी के बराबर है। दूसरा, 1 जीटीपी का खर्चा किया इलोंगेशन फैक्टर टीयू ने, वो लेके आया था रिक्वेस्ट करके अमीनो एसिड और टीआरएनए को कि चलो ये साइट के ऊपर चलना है। तो ये 1 एटीपी के बराबर ही है, जीटीपी तो एटीपी के बराबर। फिर उसके बाद में 1 जीटीपी इसने लगाई है इलोंगेशन फैक्टर जी ने, ये भी 1 ही जीटीपी के बराबर ही है, क्योंकि जीडीपी तो बन रहा था, वो 1 एटीपी के बराबर है। अब यदि आपसे पूछा जाए कितने न्यूक्लियोटाइड्स लगते हैं, तो आपको आंसर देना है 1 एटीपी प्लस 2 जीटीपी। और यदि आपको एनर्जी के हिसाब से पूछे तो लगभग 4 एटीपी जितना खर्चा है। समझ लो सवाल क्या पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आंसर करना। ठीक है, अगर वो पूछे कितनी एनर्जी लग रही है, तो ये देखो ये रही एनर्जी, और वो पूछे कितने न्यूक्लियोटाइड्स लग रहे हैं, तो 1 एटीपी के फॉर्म में लग रहा है और 2 जीटीपी के फॉर्म में लग रहे हैं न्यूक्लियोटाइड्स। अंतर है, ये याद रखें। क्लियर? चलो आगे और देख लेते हैं क्या चल रहा है। टर्मिनेशन कराते हैं। तो टर्मिनेशन के लिए आपको 2 चीजें समझनी है। टर्मिनेशन कब होगा? टर्मिनेशन होगा व्हेन स्टॉप कोडॉन कम्स। जब स्टॉप कोडॉन आता है तो टर्मिनेशन हो सकता है। और किस में आना चाहिए? स्टॉप कोडॉन कम्स इन ए साइट। ए साइट के अंदर स्टॉप कोडॉन आना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे ना रिलीजिंग फैक्टर्स चाहिए। रिलीजिंग फैक्टर्स रिक्वायर्ड। हम पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोट, तो एक बार प्रोकैरियोट के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोकैरियोट के अंदर 2 क्लास के रिलीजिंग फैक्टर होते हैं। एक होता है क्लास ए या क्लास 1 रिलीजिंग फैक्टर, और दूसरे होते हैं क्लास 2 रिलीजिंग फैक्टर। क्लास 1 रिलीजिंग फैक्टर के अंदर आता है रिलीजिंग फैक्टर 1, रिलीजिंग फैक्टर 2, और क्लास 2 के अंदर आता है अकेला रिलीजिंग फैक्टर 3। तो पहले तो आप ये समझो, अच्छा इनको ऐसे लिखना है, रोमन में नहीं लिखना, ऐसे लिखना। ठीक है,
रिलीजिंग फैक्टर 1, 2 एंड 3। फिर अगर यूकैरियोट को मैं कंपेयर करूं, क्योंकि थोड़ा सा कर लेते हैं, इसमें भी दो क्लास के होते हैं, क्लास 1 क्लास 2, क्लास 1 और क्लास 1 के अंदर आता है यूकैरियोटिक रिलीजिंग फैक्टर 1 और क्लास 2 के अंदर आता है यूकैरियोटिक रिलीजिंग फैक्टर 3। 2 नहीं है यहां पे, इसमें 2 ही है, 1 क्लास में और 3 है वो सेकंड क्लास के अंदर आएगा। ये इतना सा आपको याद रखना है। क्लियर? फिर आगे की बात। अब ये जो रिलीजिंग फैक्टर है करते क्या है भाई? क्लास 1 रिलीजिंग फैक्टर बाइंड करता है यूएजी स्टॉप कोडोन के साथ में, और क्लास 2 रिलीजिंग फैक्टर बाइंड करता है यूजीए के साथ में, और दोनों ही बाइंड करते हैं यूएए के साथ में। तो ये स्टॉप कोडोन को रिकॉग्नाइज करने का काम है इनका। याद करने का तरीका बड़ा आसान है। जिसमें डबल ए है, एक ए फर्स्ट के लिए, एक ए सेकंड के लिए से मान लो, तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इसको पहचान लेंगे। अब बचा यूएजी और यूजीए। ध्यान से देखो, यू से यू कैंसिल करो, ए जी है, ए पहले आता है तो फर्स्ट, जी पहले आता है तो सेकंड, खत्म। और अब यूकैरियोट वाला, यूकैरियोट का क्लास 1 जो है वो तीनों तरीके के फैक्टर्स के साथ में, एक ही तो है, इसी को सारा का सारा काम करना पड़ेगा। ये लो। अब क्लास 3 वाले क्या काम आते हैं? क्लास 1 वाले तो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट या मिमिक्री करते हैं टीआरएनए को, मिमिक टीआरएनए। क्यों? क्योंकि ये भी ए साइट पे जाके बाइंड करते हैं, ए साइट के अंदर स्टॉप कोडोन आया है उससे बाइंड कर रहे हैं। जैसे टीआरएनए ए साइट में बाइंड करता है, वैसे ये भी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लिख लेता हूं, इन ए साइट, इन ए साइट। ठीक है? अब इन दोनों के पास में हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी होती है, और ये दोनों क्या करते हैं? हाइड्रोलिसिस ऑफ पेप्टाइड चेन। ये दोनों के दोनों पेप्टाइड चेन की हाइड्रोलिसिस करते हैं। इससे पेप्टाइड चेन रिलीज हो जाती है, और ये रिलीज हो जाएगी तो बाद में बात करेंगे क्या होना है क्या नहीं होना है। क्लास 3 वाले क्या काम करते हैं? जब सारा काम कंप्लीट हो जाता है तो भाई क्लास 1 वालों को ए साइड से बाहर निकालो। क्लास 1 वाले जाके बैठ गए थे ए साइट के ऊपर, तो इनका काम है रिलीज क्लास 1 रिलीजिंग फैक्टर फ्रॉम ए साइट। मैं डायग्राम में समझाऊंगा, सब समझ में आएगा। अभी एक बार के लिए हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो, ये भी सेम काम करेगा। रिलीज क्लास 1 रिलीजिंग फैक्टर फ्रॉम ए साइट। ये ए साइट से रिलीज कराने का काम करता है। कौन किसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो आपको समझ में आया? मैं देख लेता हूं, कुछ छूटना नहीं चाहिए। क्लास 1 के हैं ये, ऐसे हैं, ठीक है, हो गया। चलो अब मैं आपको समझाता हूं बढ़िया तरीके से जो आपको समझनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी मैं आपको एक बार पूरा डायग्राम वैसे ना बना करके सिंपल समझा देता हूं, आप भी मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करें। देखो, ये एमआरएनए, इसमें मान लो कोई सा भी स्टॉप कोडोन आया, यूएए आया, और ये है ए साइट, और इसके ऊपर कोई भी होगा
टीआरएनए, और इसके ऊपर ये टीआरएनए बैठा हुआ है, और इस टीआरएनए ने पूरी की पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन को होल्ड किया हुआ है। मान लो ये पॉलीपेप्टाइड चेन है अपनी, समझ में आया? ए साइट पे स्टॉप कोडॉन आ गया। अब इस स्टॉप कोडॉन का क्या करें? ये स्टॉप कोडॉन को रिकॉग्नाइज करने का काम करता है कौन? रिलीजिंग फैक्टर। ऐसे समझ लो, ये है कोई रिलीजिंग फैक्टर। ये रिलीजिंग फैक्टर है। अब ये रिलीजिंग फैक्टर है, वो इसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो बट ये तो प्रोटीन है। अच्छा, एक चीज और समझा देता हूं, रिलीजिंग फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड, ऑल रिलीजिंग फैक्टर्स आर प्रोटीन, आर प्रोटीन। ये सारे रिलीजिंग फैक्टर प्रोटीन है। टीआरएनए तो आरएनए है, ये तो प्रोटीन है। इनके पास में ये 3 अमाइनो एसिड्स हैं। इन तीनों अमाइनो एसिड्स को बोलते हैं पेप्टाइड एंटीकोडोन। टीआरएनए के पास तो असली के एंटीकोडोन थे, टीआरएनए के पास रियल एंटीकोडोन थे, पर ये रिलीजिंग फैक्टर है। अब मैं इसको नाम दे दूं रिलीजिंग फैक्टर 1, कोई सा ही दे दो, क्योंकि यूएए को तो दोनों पहचानते हैं। आई मेरी बात समझ में? क्या होने वाला है यहां पे? रिलीजिंग फैक्टर ने टीआरएनए की मिमिक्री करी और कोडोन के साथ में जाके, स्टॉप कोडोन के साथ में जाके बॉन्ड बना लिया। तो मतलब ये तो एंटीकोडोन है इसके पास? नहीं, एंटीकोडोन नहीं है, 3 अमाइनो एसिड है, वो कर रहे हैं ऐसा काम, तो उसको पेप्टाइड एंटीकोडोन बोल दिया। अब एक बहुत खास बात क्या होती है कि ये जो रिलीजिंग फैक्टर है, 1 हो या 2 हो, 1 और 2, हाँ ऐसे लिख देते हैं 1 और 2, इसके पास में एक 3 अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होता है, GGQ। GGQ मोटिफ बोलते हैं इसको। इस G का मतलब ग्लाइसिन, दूसरे वाले G का भी मतलब ग्लाइसिन, और Q का मतलब ग्लूटामीन। ये GGQ मोटिफ होता है। और ये GGQ मोटिफ के अंदर इतनी ताकत है कि ये क्या करता है, ये यहां से कट लगाता है। समझ में आया? इसने क्या किया? हाइड्रोलिसिस कर दी। अब हाइड्रोलिसिस करने का रिजल्ट ये निकला कि प्रोटीन तो हो गया फ्री। अब इस प्रोटीन को तो दूसरे फैक्टर्स हैं वो पकड़ लेंगे, जो इसकी पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन करेंगे वो पकड़ लेंगे। इसको छोड़ दो, भूल जाओ। अब इसको तो प्रोटीन तो निकल गया, लेकिन दिक्कत ये है कि जो पी साइट है और ए साइट है, पी साइट में टीआरएनए बैठा हुआ है और ए साइट के अंदर रिलीजिंग फैक्टर बैठा हुआ है अपने GGQ मोटिफ के साथ में। इसको हटाओ। इसको हटाने के जिम्मेदारी किसने ले रखी है? क्लास 2 के रिलीजिंग फैक्टर ने। रिलीजिंग फैक्टर 3 आता है, क्लास 2 रिलीजिंग फैक्टर, अलोंग विथ GDP, नॉट GTP, GDP। ये आकर के बाइंड करेगा कहां पे? फैक्टर बाइंडिंग साइट में। तो मेरे को अब राइबोसोम बनाना पड़ रहा है। ये मान लो ए साइट है, ये मान लो पी साइट है। पी साइट पे टीआरएनए है अनचार्ज, ए साइट के ऊपर ये रिलीजिंग फैक्टर है, रिलीजिंग फैक्टर GGQ मोटिफ के साथ, और ये है अपना यहां पे रिलीजिंग फैक्टर 3 विथ GDP। ये आ गया भाई GDP के साथ में। अब यहां पे होता है GTP एक्सचेंज। पहले तो GTP एंटर करेगा, पहले एंट्री होगी इसकी। GTP के एंट्री होने से रिलीजिंग फैक्टर 1 और 2 वो बाहर निकल जाएगा, आ जाओ बाहर। उसके बाद में होगी GTPase एक्टिविटी। अब मैं कुछ डायग्राम्स बीच में नहीं बना रहा तो आप समझ जाओ। पहले GTP आया, GTP आएगा तो GDP निकल जाएगा,
ये लो, जीटीपी आएगा तो जीडीपी है वो निकल जाएगा। तो आप समझ जाओ कहां पे होगा ये काम, RF3 के साथ में। जीटीपी जुड़ गया RF3 के साथ और वहां का जीडीपी निकल गया। ऐसा होने से कंफर्मेशन चेंज हुआ और रिलीजिंग फैक्टर 1 या 2 जो भी था वो निकल गया। अब उसके बाद में होती है जीटीपीएज एक्टिविटी। जब जीटीपीएज एक्टिविटी होती है तो जीटीपीएज एक्टिविटी के होते ही रिलीजिंग फैक्टर 3 विथ जीडीपी वापस बाहर निकल गया। ठीक है, ये इतना काम जैसे ही हुआ, अब हमारे पास में एक छोटी सी समस्या है कि ये एमआरएनए, ये पी साइट, ये ए साइट और ये खाली है, लेकिन टीआरएनए बैठा हुआ है पी साइट पे। रिलीजिंग फैक्टर ने 2 काम किए, पॉलीपेप्टाइड को निकाला और खुद निकल गए। उन्होंने टीआरएनए वीआरएनए को कुछ नहीं किया। अब आएगा राइबोसोम रीसाइक्लिंग का काम। राइबोसोम रीसाइक्लिंग क्या होती है, कैसे होती है, वो मैं आपको बताता हूं। राइबोसोम रिसाइक्लिंग फैक्टर है, वो भी क्या काम करता है। देखो अभी अभी हमारा जो डायग्राम था वो डायग्राम कुछ ऐसा था। पी साइट के अंदर टीआरएनए बैठा हुआ है, ए साइट खाली है और एमआरएनए अभी भी है और राइबोसोम अपनी फुल फॉर्म के अंदर है। ठीक है, नाउ एक फैक्टर आता है विच इज नोन एज राइबोसोम रिसाइक्लिंग फैक्टर। ये ऐसे है और ये आके जुड़ जाता है ए साइट के ऊपर। ए साइट पे आ गया राइबोसोम रिसाइक्लिंग फैक्टर। जब ये राइबोसोम रिसाइक्लिंग फैक्टर आता है, ये भी मिमिक्री कर रहा है टीआरएनए की तरह, मिमिक टीआरएनए। अब बुलाना पड़ेगा एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर को जिसका नाम है इलोंगेशन फैक्टर जीटीपी। इलोंगेशन फैक्टर जीटीपी कहां बाइंड करेगा, ये बाइंड करेगा, चलो मैं यहीं इसी में बना दूं, थोड़ा इजी रहेगा। चलो, फर्स्ट बाइंडिंग होती है RRF की, सेकेंड बाइंडिंग होती है यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर जीटीपी की। ये सेकेंड बाइंडिंग है और ये यहां पे हो गई जीटीपी। ठीक है, पहली बाइंडिंग RRF की, दूसरी बाइंडिंग इसकी। नाउ जीटीपीएज एक्टिविटी करा दो, जीटीपीएज एक्टिविटी ऑफ इलोंगेशन फैक्टर जी। इसकी जीटीपीएज एक्टिविटी होते ही क्या होगा, इसकी जीटीपीएज एक्टिविटी होते ही सबसे पहले तो टीआरएनए ऑफ पी साइट ये बाहर निकलेगा। टीआरएनए है वो पी साइट का बाहर निकल गया। RRF है वो कहां आ जाता है, ए साइट में। RRF कम्स इन पी साइट, कम्स इन पी साइट। क्यों आता है ये पी साइट में, क्योंकि आगे खिसकेगा ना, जैसे इलोंगेशन होता है ना वैसे के वैसा ही तो हो रहा है सारा का सारा काम। इलोंगेशन में जैसे होता है सेम टू सेम वैसे ही हो रहा है, तो ये आ जाएगा आगे। तो अब ऐसे समझ लो, अभी भी एमआरएनए है, पी साइट ए साइट, और ये आ गया RRF और यहां बैठा हुआ है इलोंगेशन फैक्टर जीडीपी के साथ में, ये यहां बैठा हुआ है। अब आता है इलोंगेशन फैक्टर 3, सॉरी इनिशिएशन फैक्टर 3, सॉरी इनिशिएशन फैक्टर 3 जैसे ही आता है RRF भी निकल जाएगा, इलोंगेशन फैक्टर जीडीपी को लेके ये भी निकल जाएगा, और इसके निकलते ही दोनों तो राइबोसोम की सब यूनिट्स हैं वो फ्री हो जाएंगी। दोनों राइबोसोम की सब यूनिट फ्री जैसे ही हुई
तो जो ई साइट है उस ई साइट के ऊपर इनिशिएशन फैक्टर 3 आके बाइंड हो जाएगा जैसे पहले जुड़ रहा था, और mRNA है वो भी बाहर निकल गया। तो इस प्रकार से ये रिसाइकलिंग होती है। कौन सा फैक्टर कहां काम कर रहा है वो आपको इतना सा समझना है। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो। राइबोसोम एक तरीके का राइबोजाइम है, यानी कि ये एक तरीके का एंजाइम है। कैसे पता चला? 23S rRNA प्लस L27 प्रोटीन, ये दोनों के दोनों पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी कराते हैं। पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी। तो इसके बेसिस पे अपन बोल सकते हैं कि राइबोसोम एक एंजाइम का काम भी करता है। तो ये राइबोसोम है वो राइबोजाइम यानी एंजाइम की तरह काम करते हैं। अब देखो एक और चीज बताता हूं। राइबोसोम्स जो होते हैं वो टीआरएनए को पहचानने का काम करते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको यह बताया था, अच्छे से याद हो तो, कि जो राइबोसोम्स होते हैं वो अमीनो एसिड को नहीं पहचानते। जैसे सिस्टीन के अमीनो एसिड को रेनी निकल नाम के केमिकल से जब रिड्यूस किया था तो सिस्टीन बन गया था एलानिन, फिर भी वो जुड़ गया था राइबोसोम से जाके। क्यों? क्योंकि जो टीआरएनए था ना, वो टीआरएनए कैसा था? टीआरएनए सिस्टीन वाला था और उसने उसी को पहचाना था। राइबोसोम टीआरएनए को पहचानता है और उसको पहचानने के लिए ये तीन तरीके के बेस मतलब तीन तरीके के मैकेनिज्म को यूज करता है। तो ये हेडिंग डाल लो आप कि राइबोसोम रिकॉग्नाइज करेक्ट और इनकरेक्ट टीआरएनए ऑन द बेसिस ऑफ 3 मैकेनिज्म्स। पहली देखो, पहली मैकेनिज्म है करेक्ट बेस पेयरिंग की। करेक्ट बेस पेयरिंग बिटवीन कोडॉन एंड एंटीकोडॉन्स। मेरी बात को ध्यान से समझना है, एकदम ध्यान से देखिए। mRNA 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ है UGC। ठीक है। अब ये जो रेड कलर से पेयरिंग दिख रही है आपको, ये पेयरिंग है नॉर्मल पेयरिंग। नॉर्मल पेयरिंग। इस नॉर्मल पेयरिंग की एक शर्त है कि फर्स्ट एंड सेकंड बेस पेयरिंग मस्ट बी करेक्ट। बेस पेयरिंग मस्ट बी करेक्ट। यानी इस मामले में U और G की पेयरिंग है वो करेक्ट होनी चाहिए थी, वो तो करेक्ट है। U के सामने A है, G के सामने C है, करेक्ट है। अब आप ये देखो कि जो स्मॉल सब यूनिट का 16S rRNA है उसके अंदर 2 एडेनिन है और ये 2 एडेनिन और साइटोसिन के साथ हाइड्रोजन पेयरिंग कर रहे हैं। इनको बोलते हैं एडिशनल बेस पेयरिंग। एडिशनल बेस पेयरिंग। और जो एडिशनल बेस पेयरिंग होती है ऑफ 2A of 16S rRNA with minor groove of anticodon loop of tRNA, इनके बीच में होती है। एडिशनल पेयरिंग है वो कहां पे हो रही है? एडिशनल पेयरिंग हो रही है 16S rRNA के 2 एडेनिन की एंटीकोडोन लूप के
माइनर ग्रूव के साथ में। तो ये अगर ये सही हो गई तो करेक्ट पेयरिंग मानी जाएगी। और इनकरेक्ट पेयरिंग में देखो, यदि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में से फर्स्ट या सेकंड में दिक्कत आती है तो करेक्ट पेयरिंग आगे नहीं होती है। तो कैसे पहचानता है राइबोसोम? राइबोसोम अपने 16SR RNA को बोलता है कि ये एडेनिन के साथ में पेयरिंग करो, और यदि वो उसके एडेनिन एडिशनल पेयरिंग कर लेते हैं तो मतलब सही tRNA है। तो ये पहचानने का पहला मैकेनिज्म हो गया अपना। अब दूसरा मैकेनिज्म है वो समझते हैं। एकदम ऐसे ये ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इनमें डायग्राम देख करके ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, ये मैंने पहले भी लिखवा दिया था। करेक्ट पेयरिंग का मतलब होता है जब इलोंगेशन फैक्टर TU फैक्टर बाइंडिंग साइट में बाइंड हो जाए। इलोंगेशन फैक्टर TU बाइंड्स इन फैक्टर बाइंडिंग साइट। ये फैक्टर बाइंडिंग साइट पे बाइंड हो गया। अब देखो, जैसे कोई मान लो इनकरेक्ट पेयरिंग हो रही हो, कोई गलत है वो बेस पेयर आया हो, तो फैक्टर बाइंडिंग सेंटर है नॉट कॉन्टेक्टेड। जब तक ये TU फैक्टर बाइंडिंग साइट में नहीं जाएगा तब तक सही पेयरिंग नहीं मानी जाएगी। तो ये यहीं से वापस निकल जाएगा और ये A साइट वापस खाली हो जाएगी। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका, तीसरे तरीके के अंदर क्या किया जाता है आप खुद देख लीजिए। जैसे कोई मान लो A साइट के ऊपर ये कोई आया tRNA है, वो यदि tRNA कोडोन एंटीकोडोन की बेस पेयरिंग सही होती है तो ही इसको सही तरीके से अकोमोडेट किया जाता है। तो ये अकोमोडेशन होगा जब पेयरिंग यहां पे सही होगी और यहां पर नहीं होगा। यहां पे रोटेशन भी मैटर करता है। रोटेशन, अगर करेक्ट रोटेशन हो रहा है तो सही पेयरिंग हो जाएगी, नहीं हुआ तो नहीं हो पाएगी। तो ये है अपने पास में तीन तरीके। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन और कैसे प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर यूकैरियोट में पढ़ेंगे। यूकैरियोट के अंदर और प्रोकैरियोट में 95% सिमिलरिटी है प्रोसेस में, फैक्टर्स के नाम चेंज हो जाएंगे। इनिशिएशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इलोंगेशन सेम टू सेम है, खाली फैक्टर के नाम चेंज हो जाएंगे, और टर्मिनेशन भी सेम टू सेम है, रिलीजिंग फैक्टर और वो जो राइबोसोम रिसाइक्लिंग फैक्टर है वो चेंज हो जाते हैं, बाकी सारा सेम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।